नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 13 अप्रैल 2023 की दैनिक समसामयिकी में। और दोस्तों, आज की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है 13 अप्रैल। आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अति महत्वपूर्ण परीक्षा के पैटर्न के रूप समसामयिकी। साथियों, इस क्लास को एंड तक देखिएगा और आज हम आपको उस कुआं को भी दिखाएंगे अमृतसर का, जहाँ पे रौलट एक्ट के विरोध में जो है हमारे लोग सभा कर रहे थे और 20,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जनरल डायर ने कैसे वहाँ गोलियाँ चलवाई थी। सारी कहानी, सारी फोटो दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि जनरल को मारने के लिए उधम सिंह ने कैसे जो है ब्रिटेन के कैंगस्टन हाल तक पहुंचे। पूरी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां 13 अप्रैल 2023। साथियों, एंड तक देखिएगा, जलियांवाला बाग की पूरी कवरेज आज आप देखेंगे। साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल को मनाया अपना 35वां स्थापना दिवस। जारी किया गया नया लोगो। फोर्स में सूचीबद्ध अरबपति व महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। राजस्थान में इलाज का अधिकार विधेयक को राज्य सरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। राजस्थान के निवासी राज्य के सरकारी व चुनिंदा निजी अस्पतालों में निःशुल्क करा सकेंगे इलाज। सैन्य अभ्यास बाली काटन स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए फिलीपींस और अमेरिका के मध्य होगा सबसे बड़ा ये जो है युद्धाभ्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी दिल्ली से अजमेर तक। IMF ने 2022-23 के लिए पाकिस्तान की GDP वृद्धि दर अनुमान को 2% से घटाकर 0.5% किया। वहीं भारत की GDP वृद्धि दर 2022-23 में 5.9% रहने का अनुमान। दोनों देशों में देखिए, एक धर्म के नाम का देश है जहां पे महंगाई के लिए मार पड़ी है और आप देखिए एक GDP की क्या हालत है। वहीं पे आप देखिए कि सर्वधर्म संभाव से चलने वाला हमारा प्यारा भारत जो है, जिसकी GDP 5.9% है। और मोदी जी के नेतृत्व में अब तो दोहा में आप चले जाइए अरब में, तो वहां भी हमारी भारतीय रुपयों से आप जो है सब्जी खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत में पहली बार कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से गुजरी मेट्रो। अति महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल की न्यूज है भाई साहब। उत्तर भारत की पहली ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी को सफलतापूर्वक दिल्ली के डॉक्टरों ने दिया अंजाम। ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के भी बारे में बताएंगे, क्या होता है इसका महत्वपूर्ण कार्य। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत चीन में हुई दर्ज। और भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनेंगी सुषमा पटेल। दोहा के एयरपोर्ट के लग्जरी स्टोर में इंडियन करेंसी देकर की शॉपिंग मॉल, भारत के लिए गर्व की बात। दोहा एयरपोर्ट पर इंडियन करेंसी देकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मोदी सरकार की नीतियों का प्रभाव विदेशों में भी दिखने लगा है। उत्तर भारत के महाराजगंज में बना एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र। साथियों, 2-3 महीना पहले हमने जो है जब एशियाई वल्चर देखा गया था, तब हमने यूपी सरकार से जो है अपनी क्लास में भी निवेदन किया था कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और वो बिल्कुल चीज़ें सही हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया भरोसा ऐप, जिसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और उपलब्धि माना जा रहा है। IMF ने 2022-23 के लिए पाकिस्तान की खुदरा महंगाई 27.1% और बेरोजगारी दर 7% का लगाया अनुमान। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए समसामयिक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की महत्वपूर्ण कवरेज। साथियों, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, ये जलियांवाला बाग आप देख रहे हैं। इस जलियांवाले बाग में साथियों 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब यहाँ पे रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए, कौन से एक्ट का विरोध कर रहे थे भाई साहब, तो रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसे आप जानते हैं कि रौलट एक्ट वह था, न दलील न अपील और सीधे जेल में ढील। ठीक है, मतलब कहने का है कि न तो मुकदमा चलेगा और सस्पेक्टेड लोगों को सीधे जेल डालने की योजना थी। दोस्तों, इसी के विरोध में ये 13 अप्रैल 1919 को ये जो है सिस्टम यहाँ पे जो है सभा हो रही थी और करीब 20,000 से ज़्यादा लोग थे। और ये हैं सरदार उधम सिंह, उस जनरल डायर को मारने वाले हमारे देश के नायक। इनके सम्मान में भारत सरकार को और पंजाब की भगवंत मान सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है योजनाएं इनके जो है फेवर में ले आएँ। और ये है वो कातिल जिसने हमारे देश के जो है लगभग 1,000 से ज़्यादा लोग उस कुएं में कूदे, और उसके बाद इसको मारने के लिए देखिए ये विरोध हो रहा था वहाँ पे कि जनरल डायर ने जो है कहा कि ये जो है सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है, और जो है रौलट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, रौलट एक्ट यही था, जबरन जेल में डाल दिया जाता था। और दोस्तों, ये हैं हमारे नायक जिन्होंने
इन्होंने जनरल डायर को मारने के लिए 21 साल तक का इंतजार किया। 1919 से 1940 में मार पाए, 13 जो है मार्च के दिन में। ये हैं हमारे उधम सिंह जी, और इन्होंने एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए गलत तरीके से ब्रिटेन में घुसे सरदार उधम सिंह। और इनको मारने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं भाई साहब, एक इन्होंने किताब जो है काटी, और किताब को इस प्रकार से उन्होंने काटा कि इसमें ये देखिए कि राइफल आसानी से आ सके। और उधम सिंह ने पूरी प्लान की, पूरी तैयारी की। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाया तो कितने लोग इस कुएं में कूद गए थे भाई साहब, और सोचे कि गोली से बच जाएंगे, लेकिन एक के ऊपर एक कूदते गए और हजारों लोग हमारे जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और उन्होंने जो है आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की इस कॉलोनियल जो नियम था, इन ब्रिटिशर्स के जो है इनके जो है लोगों ने हमारे इतने लोगों को मारा। और साथियों देखिए कि पूरा कुआं जो है इनकी लाशों से जो है भर गया। इतने लोग तो कुएं में मरे, और सोचिए कितने लोग गोलियों से मरे होंगे। और जहाँ पे जनरल डायर ने कहा था भाई साहब कि हम तो तोप भी लेकर गए थे, लेकिन तोप जो है इस ग्राउंड तक घुसने का रास्ता नहीं था भाई साहब, नहीं तो और ज़्यादा लोग मारे जाते। और इसने कहा था कि आई डिड राइट, मैं सही था। जब इसको गोली भी लगी थी तब इसने कहा था सही था। और इसको मारने के लिए भाई साहब 21 साल का इंतजार करके हमारे उधम सिंह पहुँचे कहाँ, कैंगस्टन हॉल पहुँचे। और जब यहाँ पे सभा खत्म हुई भाई साहब तो उन्होंने सीधे इसके सीने में 2 गोली उतार दी, और इसको जो है क्या किया, इसका किया द एंड। तो ये था जो है जनरल डायर द अरेस्ट मैन, आप यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहे हैं, ये उस दिन का पेपर था। और ये हमारे थे देश के नायक। और जब इनको उस जो है जज ने फांसी दिया भाई साहब, जब जो जज जिसने फांसी दिया उसने पूछा आपने जनरल डायर को क्यों मारा, तो उसने कहा कि हम इसको मारने के लिए 21 साल का हमने इंतजार किया, और इसलिए हम मारकर अपने देश के लोगों का हमने बदला पूरा किया। ऐसे जो है जनरल डायर को बार बार जो है इसका जितनी बार जन्म हो उतनी बार अगर इसकी हत्या हो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा वो। आप देखिए कि द एंड जो है अरेस्टेड मैन, जनरल डायर को जो है मारने वाले उधम सिंह। आप देखिए कि विचारधारा ही है कि अंग्रेज इनको फांसी दे रहे हैं और हम लोगों के नायक हैं, हमारे देश के नायक उधम सिंह। भगवत मान सरकार और आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी हो सके इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, और जहां इनका घर हो उनके गांव का विकास जो है, सरदार उधम सिंह को बारंबार नमन। अब आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों जनरल डायर की मौत आपने देखा, और ये वही राइफल थी जिससे सरदार उधम सिंह ने, देखिए किताब में किस प्रकार से उन्होंने सेट किया था कि उसको मारना ही है जिसने हमारे हजारों लोगों को मारा था। और दोस्तों अभी ब्रिटिश पीएम आए थे भारत में, उन्होंने कहा ये पूरे इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। हमें बहुत ही, आप समझिए कि लोग जब इसको सुनते हैं तो एकदम उनके अंदर खून खौल उठता है भाई साहब। ऐसा जो है निहायत जो है गलत काम, अंग्रेजों के पास अपनी सत्ता का दुरुपयोग ऐसे ही किया जैसे भी आप म्यांमार में देख रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और उसकी सेना ने अभी 100 लोगों को कल ही मारा है दोस्तों, कल या परसों में। अब वो न्यूज़ भी हमने कवर किया था। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। साथियों आपने देखा जनरल डायर और 13 अप्रैल की आज महत्वपूर्ण कवरेज। अब इसके बाद देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है उनको सुरक्षित जो है उनका प्रसव कराने के लिए ये जो है मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है भाई साहब, तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ऑप्शन ए का आपका इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए गए भरोसा ऐप का विकास किसने किया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है भाई साहब। क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किया है, प्रयागराज उच्च न्यायालय ने किया है, बिलासपुर उच्च न्यायालय ने किया है, या दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया है। तो आप जानिए कि भरोसा ऐप जो है दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और इसमें मोबाइल में उनको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी, बस आप दबाइए इमरजेंसी में सीधे जो है आपको पूरी मदद मिलेगी। इसका विकास किसने किया है, प्रश्न आपसे ये है, तो ऑप्शन ए का आपका सही होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपसे पूछ ले जाए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आइए सबके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप फैक्ट्स में कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह को आपको याद रखना है दोस्तों। प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है प्रीतिंकर दिवाकर, जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट से ये जो है सीधे जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो प्रीतिंकर दिवाकर को याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर
प्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट के अभी मुख्य जज हैं। और आप जानिए कि वहाँ के जो है एक शुक्ला उनके बारे में भी हम बताएंगे, अरूप गोस्वामी के भी बारे में। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण भारूकसा ऐप जो है इनके अंडर में और इनके निर्देशन में तैयार हुआ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह, प्रयागराज उच्च न्यायालय के आपने देखा मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दीवानकर को भी आपने अच्छे से देखा भाई साहब। और यहाँ पर आपने आगे बढ़ते हैं कि गिद्धों के जो है हमारे जो वल्चर्स होते हैं, इनके विलुप्त होने का मूल कारण किस दवा का इस्तेमाल माना गया है? कितनी बार एग्जाम में छपा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, छाप लीजिए, ठीक है। देखिए किसको माना गया है, उसका उत्तर हो जाएगा डाइक्लोफेनेक को माना गया है, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से भाई साहब, और एक चीज़ ये भी है कि भारत में इसको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे हमारे जो है ये जो है हमारे गिद्ध खत्म हुए थे। और गिद्धों के संरक्षण के लिए आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। आपको बताएंगे कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। वो वाला प्रश्न भी बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है। देखिए, अमृतसर जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार किस एक्ट के विरोध में हो रहा था भैया? तो ना अपील, ना दलील और सीधे जेल में ले जाके ढील, ये हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। तो ये ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। रौलट एक्ट के विरोध में पूरी सभा इकट्ठा हुई थी और इसके हमने पूरे इतिहास और इसकी सारी फोटोज भी हमने आपको दिखाई। बंगाल का विभाजन से पूछ लिया जाए कब हुआ था, किसने कराया था? तो साल 1905 में हुआ था। उस समय जो है कौन थे, तो जो है कर्जन थे, जो है लॉर्ड कर्जन, उस समय लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के जिम्मेदार थे। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? साल 1920 की डेट आपको याद रखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1923 की डेट आप याद रखना। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। पूरी क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? चूंकि अभी आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मफलर वाले बाबा, ठीक है। और आम आदमी पार्टी को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और पूछ लिया जाए कौन कौन से राज्य हैं, तो बता दीजिएगा कि गोवा के वाले बीच पर भी इनकी जो है सरकार है। आप दिल्ली में जानते ही हैं, दिल्ली में भी है। उसके बाद पंजाब आपने देखा, पंजाब में भी है। इसके बाद एक राज्य और कौन सा है, वो आप कमेंट करके हमें बताइए, नहीं तो आइए नीचे हम आपको उसको बताते हैं, ठीक है। हाल ही में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा निम्न में से किसे नहीं मिला है? ये आपसे प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि जो है आप देखिए कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा खोया किसने किसने है। सबसे पहले ये जान लीजिए, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, और उसके बाद जो है सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीनों ने जो है दोस्तों अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है और अब ये क्षेत्रीय पार्टी रह चुकी हैं। अब दोस्तों किसे नहीं मिला है आपको देखना है, इन पार्टियों टिपुरा मोथा पार्टी त्रिपुरा वाली किसको राष्ट्रीय राजकीय पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी मेघालय वाली को मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कोनराड संगमा, जो एनपीपी के हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास वाली, ये नागालैंड में इसको मिला है, जो है क्या मिला है, जो है राज्य स्तरीय पार्टी। और आप जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में पूछा जाए कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे देश में, तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि को लेकर, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़े तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, किस पार्टी को जो है राजकीय दर्जा नहीं मिला है, तो भैया बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो है ये पहले से राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त पार्टी है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। और इन 3 पार्टियों को भी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा इनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। किसका गया उसको भी हमने बताया। आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दी गई पात्रता नहीं है, साथियों एकदम जान लीजिए कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा आपकी पार्टी को मिल सकता है। लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के कुल वैध मतों का 6% मत अगर आपने प्राप्त किया है वैध मतों का, तो जो है तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या कि 4 लोकसभा सीटों पर आप विजयी हो, जो है तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। लोकसभा सीट मतलब सांसद वाला सीट भी जीती है, विधायक वाली तो आपको जीतना है। और साथियों कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीट आपने जीता हो, 3 राज्यों में, मात्र 3 राज्यों में भी 2% सीट अगर आपने जीता है, तब भी आपको जो है राजकीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, उनको नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और आपने सरदार ऊधम सिंह वाली राइफल यहाँ देख रहे हैं ना, ये राइफल अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसे आपको ध्यान रखना है। और आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अति महत्वपूर्ण सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और क्या है इसमें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दी गई पात्रता नहीं है, तो ऑप्शन 5 जो है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अगर आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए भाई साहब, ठीक है, अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो इसमें दी गई पात्रता नहीं है। साथियों जान लीजिए कि राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत अगर जो है प्राप्त कर लिया, जैसे त्रिपुरा मोथा पार्टी ने प्राप्त किया है, तो उसको राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। उसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीट अगर आपने जीत लिया है, तब भी आपको जो है राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% आप जीते हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 6% वोट अगर मिल गया है तब भी आपको राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और दोस्तों उसी राज्य में, जिस राज्य से आपको राजकीय पार्टी का दर्जा मिलना है, उसमें लोकसभा की कम से कम 1 सीट अगर आप जीते हों तो आपको आपकी पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और राज्य या राज्य विधानसभा के लोकसभा के आम चुनाव में अति महत्वपूर्ण दोस्तों सेशन एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो है लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत अगर प्राप्त आपने किया है तो आपको राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राज्यपाल स्वेच्छा से राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे सकता है? बिल्कुल नहीं, ना तो राष्ट्रपति दे सकते हैं, ना तो राज्यपाल दे सकते हैं। इतनी जो हमने दोनों क्वेश्चंस में आपको बताए, ये पात्रता पूरी करेंगे तो चुनाव आयोग अपने आप देगा, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये देख लीजिए भाई साहब। पंजाब में प्राप्त है, गोवा में प्राप्त है, गुजरात में प्राप्त है, दिल्ली में प्राप्त है। इन 4 राज्यों में ये जो है राजकीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त है। और अब ये जो है नेशनल पार्टी भी बन चुकी है, इसे भी अब आपको याद रखना है। अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चुके हैं। दोस्तों फायदा क्या होता है राष्ट्रीय पार्टी, अब इनको जो है दिल्ली में एक जगह मिलेगी, दिल्ली में चुनाव आयोग इनके लिए कार्यालय बनाने के लिए जगह देगा। बेटा आराम से कार्यालय बनाओ और जो है देश को चलाने की तैयारी करो। साथियों आगे देखिए, अमृतसर जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार किस एक्ट के विरोध में भीड़ एकत्रित हुई थी? हमने आपको बताया कि रौलट एक्ट के विरोध में ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसपे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक फिरंगी ने अकारण ही सभा पर गोलियां चलवा दी। और भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यार एक बार वार्निंग तो देना था इस जो है बहुत ही निहायत कमीने इंसान को, लेकिन इसने एक बार वार्निंग भी नहीं दिया और वहां पे तोप तक लेके गया था कि हमारे भारतीयों को उड़ाना ही है। और आज वो 13 अप्रैल है, इस दिन को वाकई में मैं कह रहा हूं कि भाई साहब पूरी तरह से एकदम जो खून में उबाल आ जाता है जनरल डायर की इस जो है निहायत कायराना करतूत में। अरे यार एक बार वार्निंग देते कि हम गोलियां चलाने वाले हैं, कम से कम इतने लोग हमारे मरते तो नहीं। और 13 अप्रैल भारतीय इतिहास को काला दिन है और इसका बदला जनरल डायर ने लिया, हमने आपसे बताया भी। दोस्तों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आए थे, जो है उन्होंने कहा यह इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी। और जिसमें देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि हंटर आयोग का जो है गठन हुआ था और हंटर आयोग की रिपोर्ट में जो है कहा था कि आई डिड राइट, ठीक है, जो है इसको मैं क्या कहूँ जो है भाई साहब, जनरल डायर ने कहा था आई डिड राइट मतलब मैं सही था। इसको हम क्या कहें भाई साहब, ये हमारे सामने होते तो जनरल ऊधम सिंह जो है, तो अभी तो कितने जनरल ऊधम सिंह बन जाते और इनको नहीं पूरे अंग्रेजों को, एक एक अंग्रेज को जो है उठाने की क्षमता जो है अब हमारे देश के पास है। ठीक है भाई साहब, आप देखिए नेत्रहीन महिलाओं के लिए T20 राष्ट्रीय ट्रॉफी जो है कब प्रारंभ की गई? अति महत्वपूर्ण सेशन है भाई साहब, देख लीजिए छपेगा, चूंकि आप देखते हैं कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग भी देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद IPL भी आप देख रहे हैं, लेकिन जो नेत्रहीन पुरुष हैं उनका भी मैच आप देख रहे हैं, ठीक है। अब नेत्रहीन महिलाओं के लिए भी ट्रॉफी जो है देखिए शुरू की गई थी और अति महत्वपूर्ण है छपेगी कि राष्ट्रीय ट्रॉफी का जो है जो कब प्रारंभ की गई थी, बता दीजिएगा। साल 2019 में मोदी सरकार जैसे दूसरी बार आई है और उसने क्या किया है कि हमारी नेत्रहीन महिलाएं भी अब वो क्रिकेट खेल सकती हैं। साल 2019 में इनके लिए जो है इसका गठन राष्ट्रीय ट्रॉफी गठन किया गया था। आपसे पूछ लिया नेत्रहीन महिलाओं के लिए T20 राष्ट्रीय ट्रॉफी की प्रथम विजेता किस राज्य की नेत्रहीन महिला टीम रही थी? तो आप बता दीजिएगा कि उड़ीसा जो है ये जो पहली ट्रॉफी हुई थी इसकी प्रथम विजेता हमारी जो है उड़ीसा की नेत्रहीन महिलाएं थी। अति महत्वपूर्ण है, ये भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। अति देखिए कि कितना प्यारा दृश्य है कि हमारी जो है द एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला था, ये भारत की डॉक्यूमेंट्री है। और
भाई साहब ये कौन है, तो ये वही हैं बोमन भैया जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। और इस फिल्म को क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। द बेस्ट डॉक्यू देखिए द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। इन्हें आप याद रखिएगा, ये बोमन भैया हैं। और ये कहाँ का सीन है भैया, तो ये जो हाथी है भाई साहब, ये एक लवारिस हाथी की सीन थी और ये थेपा कंडू एलिफेंट कैंप में है जो तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों 95वें अकादमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो एकदम देख लीजिए आप, द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। पूछ लिया जाए जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। और ये फिल्म आरआर आप जानते हैं कि फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, इसे भी आपको याद रखना है। आरआर के जो है निर्देशक कौन है, तो एस राजमौली को भी आप याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों द व्हेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों 95वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तो आप देख लीजिए कि जो है ये कौन है, मिशेल यो है। और मिशेल यो कहाँ की रहने वाली है, तो भैया मिशेल यो रहने वाली है मलेशिया की। और इनको मिला है क्या, सर्वश्रेष्ठ एक्टरनी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल यो, इन्हें आप जो है याद रखिएगा, मलेशिया की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल किस राज्य की रहने वाली है, अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारत की पहली महिला नेत्रहीन जो है महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो सुषमा दीदी को याद रखना, ये सुषमा दीदी हैं। और सुषमा दीदी को क्या मिला है भैया, तो ये जो है ये नेत्रहीन महिला है और ये हमारी T20 की कप्तान है। ये रहने वाली कहाँ की है आपको बताना है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, दुनिया भर में कुल कितने देश हैं जहाँ पर टाइगर रेंज बने हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर के 75% बाघ हमारे टाइगर जो हैं, ये जो 7 बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल कैट अलायंस का भी मोदी जी ने वो जो है उद्घाटन किया है, इसे आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल कैट अलायंस का उद्घाटन किसने किया है, ये मोदी जी ने किया है, इसे भी आपको याद रखना है। दुनिया के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है, इसे भी आपको याद रखना है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है दोस्तों कुल बाघ कितने हैं, तो 4000 से 4500, ठीक है, 4 से 4500 के बीच में कुल बाघ हैं। और उसमें से 3167 लगभग 3200 हमारे देश में ही है। पूरी दुनिया में आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि टोटल कितने टाइगर रेंज हैं, तो दुनिया भर के 13 देश ऐसे हैं जहां पर टाइगर रेंज बनाए गए हैं। और इन दुनिया का एक देश हमारा अकेला भारत ऐसा है जहां पे इन 4500 बाघों में 3167 तो खाली हमारे पास है, और बाकी जो है जितने 1000-1500 बच्चे दुनिया के 12 देशों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अति महत्वपूर्ण सेशन है साथियों, एक बार क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है भैया, तो आप देख लीजिए AB डिविलियर्स साहब को मिला है। सबसे ज़्यादा बार AB डिविलियर्स ने लिया है 25 बार। उसके बाद क्रिस गेल आ जाते हैं, फिर जो है हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी कौन है, अभी हाल ही में जो एक्टिव प्लेयर हैं, ठीक है, जो अभी मैच खेल रहे हैं, उन एक्टिव प्लेयर्स में रोहित शर्मा जी को मिला है। रोहित शर्मा जी जो है अभी टॉप पे चल रहे हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी एक्टिव हैं, ये जो है ये भी हैं टॉप के। तो सब सर्वाधिक बार किसे मिला है, तो सर्वाधिक बार AB डिविलियर्स को मिला है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई एक्टिव प्लेयर्स में से जो सबसे टॉप पे कौन है, तो एक्टिव प्लेयर्स में हमारे शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा जी हैं, इन्हें आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या है ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट, जो भी हमने आपको न्यूज़ में कवर किया था। दोस्तों लीवर को एक प्रेजेंटेटिव में रखने के बाद उसके रोगग्रस्त हिस्से को हटा दिया जाता है, और जिसके बाद क्षतिग्रस्त नसों की जगह कृत्रिम नसें लगाकर लीवर को शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। किसकी हुई है सर्जरी, तो किर्गिस्तान की एक महिला है। ये उत्तर भारत की पहली सर्जरी है, इसलिए अति महत्वपूर्ण छपने वाला जो प्रश्न होता है। और देखिए कि विदेश के लोग भी हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता बीमार होते हैं तो अमेरिका इलाज करने भागते हैं भाई साहब, जबकि किर्गिस्तान के लोग हमारे देश में आगे जो है इलाज कराने आ रहे हैं। तो ये हमारे भारत की उपलब्धि है, जो विश्व गुरु बनने की हैसियत, विश्व गुरु था और हैसियत अब फिर से हो रही है। दोस्तों हाई राइज ओवर हेडेड इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन किस रूट पर चलाई जा रही है, तो एकदम याद रख लीजिए दिल्ली से अजमेर रूट पर। और दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन है, जो भी कल ही आपको मिली है, कहाँ, राजस्थान को मिली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पूछ लिया जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। कौन सी पार्टी के हैं पूछा जाए क्या बताएंगे, बता दीजिएगा, ये कांग्रेस वाली पार्टी के हैं। यहाँ पे राज्यपाल कौन है भैया, तो मिश्रा जी जो हमारे हैं कलराज मिश्रा, ये मिश्रा जी जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं, इन्हें भी आपको
आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलना है। देखिए साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हम जो आप जानते हैं ये सेबी है, और इस सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आपको याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। तो कल जो है इन्होंने अपना मनाया है कौन सा स्थापना दिवस, 35वां स्थापना दिवस मनाया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा कि इसकी अध्यक्ष कौन है भैया। तो इसकी अध्यक्ष बता दीजिएगा, माधवी पुरी बुच जो है ये इसकी अध्यक्ष हैं। ये अति महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाए रुचिरा कंबोज कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र में जो यूएन है हमारा, यूएन में जो है इसकी स्थायी प्रतिनिधि है। और आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए एडीबी जो हमारी है, एडीबी का सबसे पहले फुल फॉर्म आप बता दीजिए। कि ये हमने लिख दिया एडीबी, माफ कीजिएगा, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर एडीबी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेड कौन है, डिल्मा रूसेफ है। इन्हें आपको याद रखना है। ये रहने वाली कहाँ की है, ये ब्राजील की रहने वाली है डिल्मा रूसेफ। और शेफाली वर्मा कौन है, तो आप जानते हैं क्रिकेटर है। इन्हें भी थोड़ा सा याद रखना है, इनका संबंध क्रिकेट से हो जाता है। नाटू नाटू गाने के गायक कौन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि हर व्यक्ति जानता है, बंदा बंदा बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया के। नाटू नाटू गाने में हमारे जो है कौन कौन थे भाई साहब, तो ये इसको गाने वाले राहुल सिपली गुंज के साथ में काल भैरव भैया गाना गाए थे नाटू नाटू गाना का। जो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में से क्या मिला है, तो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में से ऑस्कर अवार्ड मिला है। कुमार सोनू, सोनू निगम, AR रहमान, राजमौली, सुनील तिवारी, दीपक तिवारी, ये लोग नहीं है भाई साहब। नाटू नाटू गाने वाले हैं राहुल सिपली गुंज और काल भैरव को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। नाटू नाटू गाने के लेखक कौन है, हर बच्चा बता देगा कि किस कैटेगरी में मिला है पुरस्कार नाटू नाटू को, तो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ी ना पूछेगा, आपसे पूछेगा नाटू नाटू गाना लिखा किसने है भैया, तो इसको जो है चंद्र बोस ने लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी, आनंद मिलिंद, इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ये लोग नहीं है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड वाला गाना लिखने वाले भैया जो है चंद्र बोस जी हैं, जो है सुभाष चंद्र बोस जी के भतीजे आप इन्हें मान सकते हैं। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय फिल्म इससे पहले कौन कौन सी रही है। 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर की मानद सम्मान से जो सम्मानित किया गया था, और 1983 में भानु अथैया को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था, ठीक है। और अभी जो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऐसी उपलब्धि हमारा कोई बॉलीवुड का ये जो सदाबहार नगमे हैं इन लोग नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा, सदाबहार नगमे कुछ नहीं कर पाए, बॉलीवुड हुआ फेल और साउथ इंडिया वाले हुए टॉप पे। तो वाकई में बॉलीवुड का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि इतने दिन से मूवी बना रहे हैं और हमारे साउथ इंडिया के हीरो ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। आपसे पूछ लिया जाए, आप जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता अभी साल 2023 में भारत कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। चीन, भारत के जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और पाजिकिस्तान नहीं भाई साहब, ताजिकिस्तान है ये, ठीक है, और उज्बेकिस्तान, ठीक। इन्हें आप याद रखिएगा। ये संघाई सहयोग संगठन के 8 देश हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि हम संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसमें अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून को हुई थी। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस के माध्यम से आप याद रखिएगा। और क्या याद रखना है कि पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये चाहते हैं भैया हमको भी इसमें सदस्य बना लो, तो अभी इनको तो एंट्री इसमें नहीं दी जा रही। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था भैया, तो बार बार आता है 12 मार्च को जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। क्यों प्रारंभ किया था, तो नमक तोड़ो कानून, ठीक है, नमक तोड़ो कानून के लिए इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और ये हमारा क्या था, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा ही गया है। साथियों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है, अति महत्वपूर्ण भाई साहब। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, छाप लीजिए, ये छपेगा भाई साहब, स्टार लगाइएगा। ये रीजनल सर्विस, इसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स। साथियों, ये क्या करेगी, रीजनल रैपिड एक्स ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो हमारे दिल्ली वाला क्षेत्र है, NCR राष्ट्रीय राजधानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसको नाम दिया गया रैपिड एक्स। छपने वाला सवाल है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूछ लिया जाए केरल के मुख्यमंत्री भी चर्चा में है, कौन है, तो पी विजयन है, ठीक है, पिनरई विजयन इन्हें कहा जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और जिनकी पार्टी का नाम है NPP, नेशनल पीपुल फ्रंट, आपको याद रखना है। हिम्मत बिस्वा शर्मा कौन है भाई साहब, तो हिम्मत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम को आपको याद रखना है। दोस्तों, 1 जनवरी 2022 तक देश में कुल थानों की संख्या कितनी है भाई साहब, ये पूछा गया है। अभी छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2022 तक देश में कुल थानों की संख्या है 17,535 है, जिसमें 63 थाने ऐसे हैं जिसमें चलने के लिए वाहन नहीं है, और 628 थाने ऐसे हैं कि जिसमें आज तक मोबाइल फ़ोन की जो है सुविधा नहीं है, और जो है बड़े बड़े काम हो रहे हैं। दूरसंचार मंत्री जी हमारी इस क्लास को देख रहे हों तो आपको थोड़ा सा जो है ग्लानि महसूस होनी चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों है।
देखिए 1 जनवरी 2022 तक देश के कुल थानों में हुई 17,535 में से किस राज्य के सर्वाधिक थानों में वाहन तक नहीं है भैया? तो याद रखिएगा कि झारखंड के जो थाने हैं यहाँ पे वाहन तक की व्यवस्था नहीं है, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आगे देखिए, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर भाई साहब सबसे बेकार जो है, सबसे प्रदूषित है लाहौर पाकिस्तान, उसके बाद होतान चाइना, भिवांडी हरियाणा और आसोपुर बिहार, ये सबसे प्रदूषित वाले हमारे जो है यहाँ की वर्ल्ड क्वालिटी, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्वालिटी खराब है लाहौर पाकिस्तान की, उसके बाद चाइना का शहर है होतान की, उसके बाद भिवंडी हरियाणा की, और जो है आसोपुर बिहार भी है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी आता है। तो ये जो है क्या है, तो ये हमारी जो IQ एयर रिपोर्ट है भाई साहब, ये IQ एयर रिपोर्ट है, जारी कौन करता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बता दीजिएगा स्विस संगठन है जो इसको जारी करता है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में सबसे प्रदूषित कौन है, तो लाहौर का पाकिस्तान, इसे आपको याद रखना है। दिल्ली भी कम प्रदूषित नहीं है। आपसे पूछ लीजिए भारत के CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को बताइएगा। और ऑपरेशन दोस्त हम किसके साथ करते हैं, तो तुर्की के में जो है जो भूकंप अभी आया था, यहाँ पे सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है भैया, तो याद रखिएगा गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंजाल्विस, ये इसके डायरेक्टर हैं। और फिल्म RR के डायरेक्टर कौन है, तो राजमौली साहब ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। इसका गाना जो नाटू नाटू है, पूछ लिया जाए इसके कंपोजर कौन है, तो इसके कंपोजर हैं MM किरवानी, इन्हें भी आपको याद रखना है, जिन्होंने अपने हाथ में ऑस्कर अवार्ड लिया था। फोटो आपने न्यूज पे भी देखा होगा। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में दिखाए गए हाथी मुदु मुलाई थेपा कांडू एलिफेंट कैंप के हैं। ये कैंप कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि मोदी जी भी यहाँ गए और इस कैंप को जो है देख किया है, ये थेपा कांडू एलिफेंट कैंप। और आप जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, यहाँ के क्रिएट टेकर्स को 1-1 लाख रुपए का अवार्ड भी दिया है। और जो इसके बोमन बेल्ली थे, उनके लिए रहने के घर की व्यवस्था मोदी जी गए थे करने के लिए, देखिए कब तक उनकी व्यवस्था हो जाती है। ऑस्कर अवार्ड में सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में देखिए बोमन बेल्ली कहाँ के निवासी हैं, तो बोमन बेल्ली ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के निवासी हैं। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अति महत्वपूर्ण भाई साहब, इसको छाप के रखिएगा। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 22 तक के मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है, तो भाई साहब पहला सबसे ज़्यादा जो आयात किया है वो भारत ने किया है। सबसे ज़्यादा हथियार आयात मतलब एकदम ध्यान से देखिए कि अपने लिए गोली बंदूक तोप गन ये खरीदने के मामले में जो हमारा भारत नंबर 1 पे है, टॉप पे है, सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीद रहे हैं। और उसके बाद भाई सऊदी अरब भी जो है चल चुका है कि हथियार खरीदने के मामले में। अभी वहाँ पर एक स्वात नदी है, स्वात नदी पर बांध बनाने के लिए जो है इन्होंने क्या है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, जो लगभग 800 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। इन्हें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सबसे क्या है कि दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, उस हथियार खरीदने के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 से 18 मार्च को कहां पे आयोजित की गई भैया, तो ये वाराणसी जो की गई, इन्हें आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो इसी वाराणसी है, जो हमारे मोदी जी का जो है चुनावी जो है क्षेत्र है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने जीता बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। चूंकि आपने देखा कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जो भानु अथैया ने जीता था, जो बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड, तो ये हमने कहा है कि इस प्रश्न को आपको यहाँ लेना चाहिए कि अब की बार कॉस्ट्यूम अवार्ड किसने जीता है, तो ये जो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने जीता है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, जिसे कहते हैं एडवांस ग्रेविटेशनल वेव। अति महत्वपूर्ण है भाई साहब कि ये जो है अब यहीं से देखेंगे हम लोग कि उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो वेधशाला ये स्थापित की जाएगी कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो आप बताइएगा, एकनाथ शिंदे जी हैं। दोस्तों भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन जो है 2023 में सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कि कोरोना की जो हमारी कोविड-19 वाली वैक्सीन है भारत बायोटेक ने विकसित किया था, इसीलिए इसको ये सम्मान दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों युद्धाभ्यास प्रस्थान का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में किया गया। ये अति महत्वपूर्ण है कि प्रस्थान का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो प्रस्थान जो है आयोजन मुंबई में हुआ है। इन्हें आपको याद रखना, ये हमारा एक युद्धाभ्यास हो जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का बनाया मुख्य न्यायाधीश। इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। आगे देखिए, विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, आपको बताना है तो बता दीजिएगा। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन कहाँ पड़ेगा भैया, तो कर्नाटक में पड़ेगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। ये लगभग 1.5 किलोमीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। क्लास दोस्तों कैसी लगी आपको, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल बड़े नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान
तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। ये क्लास 13 अप्रैल की कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने एंड तक यहाँ तक देखा तो निसंदेह अपने परीक्षा के प्रति आप जागरूक हैं। आपका सिलेक्शन भगवान गणेश, श्री गणेश बहुत ही जल्द कराएं। जय हिंद, जय भारत।